अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड नॉन जेनरिक कलेक्शन इन सी शार्प। ठीक है, अभी देखो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर जितनी भी क्लासेस आती है वो हमने कवर की हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जेनरिक कलेक्शंस। ठीक है, लेकिन जेनरिक कलेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड नॉन जेनरिक। ठीक है, मतलब जेनरिक कलेक्शन और नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। उसके बाद हम आएंगे हमारी जेनरिक कलेक्शंस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंस हम इसमें समझेंगे वो जेनरिक कलेक्शंस की सारी क्लासेस के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। ठीक है, तो देखो इनके डिफरेंस को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एरे के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, जिनके थ्रू आपको इसका डिफरेंस समझने में आसानी होगी। तो देखो एरे हमारे पास क्या होता है, एरे हमारे पास टाइप सेफ होता है। टाइप सेफ का मतलब कि जब भी हम एरे बनाते हैं तो एरे बनाते वक्त हम उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि हमें इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है या फ्लोट टाइप का एरे बनाना है। ठीक है, तो अगर मैंने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है, इसका मतलब मैं उसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद एरे का नाम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका साइज वगैरह हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया ना कि इंट। इंट मतलब मैं इस एरे के अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता हूँ, बस। ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास टाइप सेफ का। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एरे के अंदर कि एरे फिक्स लेंथ होती है। फिक्स लेंथ का क्या मतलब है, फिक्स लेंथ का ये मतलब है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने एरे बनाया था तो मैंने इसकी लेंथ कितनी रख दी, 3 रख दी। इसका मतलब मैं इस एरे के अंदर, इस इंटीजर टाइप के एरे के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं चौथा एलिमेंट इसको प्रोवाइड करूंगा तो हमारे पास एक एक्सेप्शन जनरेट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे इस एरे की लेंथ क्या रखी, 3। इसका मतलब मैं 0 से लेके 0 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक डेटा स्टोर करवा सकता हूँ इस एरे के अंदर। लेकिन अगर मैंने 3 इंडेक्स के ऊपर डेटा स्टोर करवाने की कोशिश की तो क्या होगा, तो हमारे पास वो जो 3 इंडेक्स का डेटा है वो एक्सीड कर जाएगा, मतलब वो हमारी लेंथ को जंप कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में आपके पास एक्सेप्शन आती है सी शार्प के अंदर जिसको हम कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ठीक है, इसका मतलब आपके पास एरे टाइप सेफ तो है लेकिन फिक्स लेंथ है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊं आपको अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, उसका नेम स्पेस मैंने क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन एनजी एंड जी। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन नॉन जेनरिक एंड जेनरिक कलेक्शन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर यहाँ पे मैं मेन मेथड के अंदर एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, और एरे के अंदर आपको पता है हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, तो मैं इंटीजर डेटा टाइप दे रहा हूँ और मैं इस एरे का नाम रख रहा हूँ ARR। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर देता हूँ 3। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये टाइप सेफ है। ठीक है, एरे आपके पास टाइप सेफ है, इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का ही डेटा लेना है और किसी डेटा टाइप का डेटा नहीं लेना। और फिर इसकी साइज भी आपके पास फिक्स है, इसकी लेंथ भी आपके पास फिक्स है। इसका मतलब मैं 3 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं दे सकता। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं एरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर करवाता हूँ 11। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, तो देखो इसी तरह मैंने यहाँ पे 0 से लेके 2 तक। ठीक है, इसका मतलब ये 3 एलिमेंट्स हो गए ना। इसका मतलब अब मैं इससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ क्या रखी थी, 3। और एरे की लेंथ हमेशा फिक्स्ड होती है, जो लेंथ आप रखोगे उससे ज्यादा डेटा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप प्रोवाइड करोगे तो एक्सेप्शन आएगी। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं यहाँ पे आके अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट रीड लाइन लिखता हूँ, तो देखो अभी इस कोड में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो देखो आपके पास ये सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके 3rd इंडेक्स पे डेटा स्टोर करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 3 पे आप स्टोर कर दो 44, तो देखो इस केस में आपके पास एक्सेप्शन आएगी। कौन सी एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितनी मैंने लेंथ रखी थी उससे एक
वैल्यू मैंने ज्यादा इसके अंदर स्टोर करवाई है। तो देखो अब अगर मैं रन करूं तो देखो यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हुई है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो एरे है वो टाइप सेफ है और फिक्स लेंथ है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अपनी नॉन जेनरिक कलेक्शन की। ठीक है, नॉन जेनरिक कलेक्शन का मतलब जिस तरह से आपके पास एरे लिस्ट है, हैश टेबल है, स्टैक है, क्यू है। ठीक है, तो नॉन जेनरिक कलेक्शन में क्या होता है, नॉट टाइप सेफ। मतलब नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर जितनी भी क्लासेस आती हैं उनके अंदर आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि वो टाइप सेफ नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, हैश टेबल का बनाओ, स्टैक का बनाओ, क्यू का बनाओ, तो इसका मतलब इन सब के अंदर आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल एरे लिस्ट ले लो, उसका पहला ऑब्जेक्ट आप स्ट्रिंग डाल सकते हो। ठीक है, दूसरा एलिमेंट आप इंटीजर डाल सकते हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एरे लिस्ट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, और अगर इस एरे लिस्ट के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है तो इसका मतलब मैं किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि एरे लिस्ट एक नॉन जेनरिक कलेक्शन है, और नॉन जेनरिक कलेक्शन आपके पास टाइप सेफ नहीं होती। टाइप सेफ नहीं होती इसका क्या मतलब है कि किसी भी डेटा टाइप का डेटा आप एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हो। किस तरह से, देखो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं एरे लिस्ट का जिसका नाम होता है ऐड। और ऐड आपको पता है कि किस डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट टाइप का। और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि सारी डेटा टाइप की क्लासेस का पेरेंट होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आपके पास इंटीजर का भी पेरेंट है, फ्लोट, स्ट्रिंग, सबका पेरेंट है। इसका मतलब कि जब मैं ऐड करवाऊंगा एरे लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम्स, तो वो इंटीजर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग को भी ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह फ्लोट, आपके पास कैर, डबल, जितने भी डेटा टाइप है उन सबको ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है। यही वजह है कि एरे लिस्ट के अंदर आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट कि आपके पास नॉन जेनरिक कलेक्शन टाइप सेफ नहीं होती। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ का मतलब देखो ये एरे की तरह नहीं होता, मतलब एरे की तरह इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, मतलब वेरिएबल लेंथ होती है। और वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या होता है कि देखो जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने इसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या सेट कर दी, 3। इसका क्या मतलब है कि मैं 3 से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं 3 से ज्यादा डेटा अपने एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। मैं इजीली एरे लिस्ट के अंदर 3 से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता हूं, क्योंकि ये तो जस्ट इनिशियल कैपेसिटी है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बेशक 3 से ज्यादा डेटा डाल दो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका जो एरे लिस्ट है वो ऑटोमेटिक खुद को रीसाइज कर लेगा, साइज बढ़ा लेगा। ठीक है, मतलब वेरिएबल लेंथ होता है। ठीक है, मतलब आप उसके अंदर रन टाइम पे डायनेमिकली क्या कर सकते हो, डेटा स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। ठीक है, देखो अगर मैं इसका आपको प्रैक्टिकल समझाऊं नॉन जेनरिक के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं, नॉट टाइप सेफ और वेरिएबल लेंथ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने कोड किया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। और अब यहाँ पे ये जो हमारे पास नॉन जेनरिक कलेक्शन है जिसको हम कहते हैं एरे लिस्ट, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट। और देखो एरे लिस्ट के लिए मुझे एक यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, सिस्टम डॉट कलेक्शंस। ठीक है, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ AL। ठीक है, AL मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर अगर मैं कैपेसिटी टाइप कर दूं 3, ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या है, इनिशियल कैपेसिटी मैंने इसकी दे दी 3। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं इस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, नहीं। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ AL डॉट एड, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये जो ऐड है ये किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है, ऑब्जेक्ट टाइप का। और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि मैं किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो इसका पहला आइटम फॉर एग्जांपल मैं स्टोर करता हूँ यहाँ पे अनस। ठीक है, अनस अब क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, और अगर इसी तरह मैं इसके अंदर एक दूसरा स्टोर करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करता हूँ इसके अंदर 24। ठीक है, देखो 24 भी एक्सेप्ट कर ली, मतलब स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर लेगा, इंटीजर भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप
कोई और डेटा टाइप देना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल उसकी हाइट देना चाह रहे हो 5.10, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब किसी भी डेटा टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसकी लेंथ पता करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे CW टैप टैप करता हूँ और AL डॉट कैपेसिटी, ठीक है। मतलब हमारे पास एरे लिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी, वो इस एरे लिस्ट के अंदर की कैपेसिटी आपको बताता है। इसका मतलब मैं अपने एरे लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकता हूँ, वो हमें कौन बताएगा, ये कैपेसिटी। तो देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब 3 का क्या मतलब है, देखो 3 एलिमेंट तो मैंने इसके अंदर स्टोर करवाए हुए हैं ना, इसका क्या मतलब है कि मैं चौथा एलिमेंट नहीं डाल सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे आके कुछ और एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल A, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कास्ट स्टोर करवा देता हूँ कुरैशी, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे कैपेसिटी इसकी क्या बता रहा था, 3, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके अंदर 2 आइटम्स को और ऐड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, अब अगर मैं 2 आइटम्स ऐड करने के बाद अगर दोबारा इसकी कैपेसिटी आपको प्रिंट करवाऊं तो आप इसका रिजल्ट देखना। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे अब पहले आपको क्या दिखा रहा है, 3, लेकिन जैसे ही मैंने 3 के बाद 2 और आइटम्स ऐड किए तो उसने क्या किया, 3 को डबल कर दिया, और उसके बाद जब कैपेसिटी है वो कितनी दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारी कलेक्शन का साइज बढ़ाता जाएगा, रीसाइज करता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, वेरिएबल लेंथ का, ठीक है। वेरिएबल लेंथ हो या ऑटो रिसाइजिंग हो, ये कॉन्सेप्ट आपकी नॉन जेनरिक कलेक्शन की हर क्लास के पास मौजूद होता है, ठीक है। सही है, तो देखो ये 2 चीजें हैं, ठीक है। एरे टाइप सेफ होता है, फिक्स लेंथ होता है। नॉन जेनरिक कलेक्शन टाइप सेफ नहीं होती लेकिन वेरिएबल लेंथ होती है, मतलब ऑटो रिसाइजिंग का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आता हूं एक क्वेश्चन की तरफ, एक सवाल की तरफ। तो वो सवाल क्या है, यहां पे देखो, तो देखो पहला सवाल क्या है, I want to create a collection which will only have integer elements, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक ऐसी कलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हों, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एरे बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे इंटीजर टाइप का डेटा बनाना है ना, इंटीजर टाइप की कलेक्शन बनानी है, तो इसका मतलब मैं एरे बना सकता हूँ क्योंकि एरे टाइप सेफ है, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि भाई मुझे एक ऐसी कलेक्शन बनानी है जिसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, लेकिन I don't know how many integer elements will be stored in the collection, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बता रहा है कि एक तो मुझे इंटीजर टाइप की कलेक्शन बनानी है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर होगा, इसका मतलब मुझे टाइप सेफ का कॉन्सेप्ट चाहिए। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, आई डोंट नो हाउ मैनी इंटीजर एलिमेंट्स विल बी स्टोर्ड इन द कलेक्शन। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि कितने इंटीजर एलिमेंट्स उस कलेक्शन के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूं, तो देखो इस केस में मुझे एक ऐसी कलेक्शन चाहिए जिस जो कि टाइप सेफ भी हो, ठीक है, मतलब जो हमारा पहला पॉइंट भी कवर करके दे और दूसरा पॉइंट भी कवर करके दे। इसका मतलब कि मुझे अब ऐसी कलेक्शन चाहिए जो कि टाइप सेफ भी हो, ठीक है, और दूसरा कि उसके अंदर ऑटो रिसाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी कलेक्शन चाहिए जिसके अंदर मुझे सिर्फ इंटीजर एलिमेंट्स चाहिए, मतलब सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए। उसके साथ साथ मुझे ये भी नहीं पता कि कितने इंटीजर एलिमेंट्स मैं अपनी कलेक्शन के अंदर स्टोर करूंगा, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में ना तो मैं एरे यूज कर सकता हूं ना मैं नॉन जेनरिक कलेक्शन यूज कर सकता हूं, क्योंकि देखो एरे आपके पास टाइप सेफ तो है लेकिन फिक्स लेंथ है। इसका मतलब टाइप सेफ का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे तो मिल रहा है लेकिन ऑटो रिसाइजिंग का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन जेनरिक कलेक्शन की, तो नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर मुझे ऑटो रिसाइजिंग का कॉन्सेप्ट तो मिल रहा है लेकिन टाइप सेफ का कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा। तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में हमारे पास जेनरिक कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। देन जेनरिक कलेक्शंस कम्स इनटू एक्शन, ठीक है। मतलब अगर मुझे टाइप सेफ का कॉन्सेप्ट भी चाहिए और ऑटो रिसाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी चाहिए, तब हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है जेनरिक कलेक्शंस, ठीक है। देखो जेनरिक कलेक्शंस की खास बात क्या है
कि जेनरिक कलेक्शंस आपके पास टाइप सेफ भी होती हैं। इसका मतलब मैं उसके अंदर किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकता। दूसरा, वेरिएबल लेंथ भी होती है, ऑटो रिसाइजिंग भी होती है। इसका मतलब कि आपके पास जेनरिक कलेक्शन ऑटोमेटिकली अपना साइज इंक्रीज करने की सलाहियत रखती है, मतलब ऑटोमेटिकली उसका साइज रीसाइज होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जेनरिक कलेक्शन का। तो अगर मैं जेनरिक कलेक्शन की आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो जितना भी डेटा है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और देखो मैं यहाँ पे एक जेनरिक कलेक्शन की बात करता हूँ, और वो जेनरिक कलेक्शन है आपके पास लिस्ट। ठीक है, मतलब देखो जेनरिक कलेक्शन की एक निशानी क्या है, मतलब जेनरिक कलेक्शन के अंदर बहुत सारी क्लासेस आती हैं, तो हर क्लास की, हर जेनरिक क्लास की निशानी क्या है कि उसके आगे ये एंगल ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम कोई प्लेस होल्डर स्पेसिफाई करते हैं, मतलब डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। और देखो ये जो आपके पास जेनरिक लिस्ट है, जेनरिक लिस्ट कलेक्शन है, ये कौन से नेम स्पेस के अंदर आपको मिलती है? ये आपको मिलती है इस नेम स्पेस के अंदर। इसका क्या नाम है? सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। ठीक है, तो देखो अब ये जेनरिक कलेक्शन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये टाइप सेफ भी है और वेरिएबल लेंथ भी है, मतलब इसके अंदर ऑटो रिसाइजिंग का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक इंटीजर टाइप की लिस्ट बनानी है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ इंट। ठीक है, और मैं अपने इस लिस्ट का नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल माय नंबर्स, क्योंकि इसके अंदर जस्ट मुझे नंबर्स स्टोर करवाने। फिर यहाँ पे जाके मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवा लेता हूँ और इंटीजर डेटा टाइप स्पेसिफाई की है, तो इसका मतलब इस लिस्ट के अंदर जिसका नाम मैंने माय नंबर्स रखा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे कि इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा ही जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके हमने पैरेंथेसिस लगाना भूल गए थे, पैरेंथेसिस भी आपने लगाने हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर होता है इसका। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ माय नंबर्स। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे माय नंबर्स के अंदर अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है ना, तो हम लिस्ट का एक मेथड यूज करते हैं ऐड। ठीक है, ऐड ये उसी तरह का मेथड है जो हमने एरे लिस्ट के अंदर देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जो मैं लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ ये जेनेरिक लिस्ट है, याद रखना। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका ऐड का मेथड कॉल करूँ, तो अब देखो ऐड का मेथड जो वैल्यू, जो आइटम लेगा वो किस डेटा टाइप का होगा? इंटीजर डेटा टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी ये जेनरिक लिस्ट डिक्लेयर की थी तो मैंने उसको टाइप सेव कर दिया, और टाइप सेव में मैंने डेटा टाइप क्या बताई थी? इंटीजर। इसका मतलब मैं अपने इस माय नंबर्स के कलेक्शन के अंदर जितना भी डेटा स्टोर करूंगा वो किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके 12 पास कर दूं, देखो 12 इंटीजर वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 22 पास कर दूं, इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, फिर अगर मैं यहाँ पे थर्ड में स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पे आदिल देता हूँ। ठीक है, अब आदिल एक स्ट्रिंग है, तो देखो जैसे ही मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी तो देखो एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर। और अगर मैं आपके ऊपर इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो देखो क्या बता रहा है कि आपने स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिया है। ठीक है, और यही कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप सेव किया हुआ है कि भाई इसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा जाएगा। ठीक है, तो एक इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और एक और पॉइंट भी है आपके पास जेनरिक कलेक्शन का, वो ये है कि ये आपको कंपाइल टाइम चेकिंग भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू दिया है तो कंपाइल टाइम पे ही वो हमें क्या करवा रहा है? एरर दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू दूं तो देखो इंटीजर वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर दी और कोई भी कंपाइल टाइम एरर हमें नहीं दिखाया। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये टाइप सेफ है। ठीक है, और अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आपके पास ये जो जेनरिक कलेक्शन है लिस्ट, इसके अंदर ऑटो रिसाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी है। किस तरह से? देखो अगर मैं यहाँ पे आके CW टैप टैप करता हूँ और ये जो हमारे पास लिस्ट है माय नंबर्स, अगर मैं इसकी कैपेसिटी अभी चेक करूँ, ठीक है, और देखते हैं कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट्स की कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ, ठीक है, देखो क्या दिखा रहा है? 4। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास लिस्ट कलेक्शन है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स की कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स डाले हुए ना, अगर मैं 2 एलिमेंट्स और इसके अंदर स्टोर कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके 2 एलिमेंट्स इसके अंदर और स्टोर कर दूं, मैं कहता हूँ 44 और मैं यहाँ पे कहता हूँ 55। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हमें कैपेसिटी क्या बता रहा था? 4, लेकिन अब मैंने 5वां आइटम भी ऐड कर दिया है। तो अगर मैं अब दोबारा इसकी कैपेसिटी आपको चेक करूं, ठीक है,
मतलब अगर मैं आपको इसकी कैपेसिटी दोबारा, जब मैंने 2 आइटम्स और ऐड कर ली हैं तो उसके बाद मैं दोबारा आपको इसकी कैपेसिटी प्रिंट करवाता हूं, तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे आके रन करता हूं तो देखो 4 की डबलिंग उसने क्या कर दी, 8। सही है, और यही कॉन्सेप्ट होता है आपके पास ऑटो रिसाइजिंग का, क्योंकि ऑटो रिसाइजिंग के अंदर क्या होता है, जितनी कैपेसिटी होती है वो उसकी ऑटो रिसाइजिंग कैसे करता है, वो उसका डबल कर देता है। 4 है तो 8 कर देगा, 8 है तो 16 कर देगा, 16 है तो 32 कर देगा। इस तरह से वो क्या करता है, ऑटो रिसाइजिंग करता है। इसका मतलब आपके पास ये जो जेनरिक कलेक्शन है वो आपके पास टाइप सेफ भी है और वो आपके पास वेरिएबल लेंथ भी है, मतलब उसके अंदर ऑटो रिसाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और मजीद मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको नॉन जेनरिक और जेनरिक कलेक्शंस के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट नॉन जेनरिक कलेक्शन का, दीज आर द कलेक्शन दैट कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, इसका मतलब ये अभी हमने देखा कि नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर आपके पास जितनी भी क्लासेज हैं, एरे लिस्ट हो, आपके पास हैश टेबल हो, स्टैक हो, क्यूज हो, ठीक है, इन सब के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब पहले आइटम के ऊपर आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, सेकंड आइटम पे आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो अभी हमने देखी थी। लेकिन अगर मैं जेनरिक कलेक्शन की बात करूं तो जेनरिक कलेक्शन के अंदर हम सेम डेटा टाइप का डेटा डालते हैं। ठीक है, मतलब जेनरिक कलेक्शन, दीज आर द कलेक्शंस दैट कैन होल्ड डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, मतलब नॉन जेनरिक में डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा डाल सकते हैं और जेनरिक में हम सेम डेटा टाइप का डेटा डालते हैं। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो देखो इसका सेकंड डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको गौर से समझना है आपने। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो नॉन जेनरिक कलेक्शंस है, इट होल्ड्स एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट टाइप। इसका मतलब कि जब हम नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, तो वो स्टोर किस में होता है, ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर होता है। ठीक है, और याद रखना ऑब्जेक्ट आपके पास किस टाइप का होता है, रेफरेंस टाइप का होता है। ठीक है, और मैं जो डेटा स्टोर करवाता हूं अपनी नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर, वो आपको पता है इंटीजर टाइप का भी होता है, कैर, फ्लोट, डबल टाइप का भी होता है। ठीक है, तो देखो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट टाइप है ये आपके पास रेफरेंस टाइप है, और अगर मैं इंट की बात करूं, कैर, फ्लोट, डबल की बात करूं, तो ये आपके पास वैल्यू टाइप है। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सो इट इंक्लूड्स ओवरहेड ऑफ टाइप कन्वर्जन। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एरे लिस्ट की मिसाल लेता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर जब भी हम डेटा डालते हैं तो उसमें जो ऐड का फंक्शन होता है वो किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब अगर मैं उस ऐड के मेथड के अंदर इंट वैल्यू डालूं या फ्लोट या कैर या डबल वैल्यू डालूं तो क्या होगा, तो आपके पास इंट, कैर, फ्लोट तो आपके पास वैल्यू टाइप है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपके पास रेफरेंस टाइप है। इसका मतलब कि हमारे पास कन्वर्जन की जाती है वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप कन्वर्जन की जाती है। ठीक है, मतलब नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर वैल्यू टाइप से आपकी रेफरेंस टाइप में कन्वर्जन की जाती है। ठीक है, और देखो ये कन्वर्जन होती है, यही वजह है कि आपके पास इसका ड्रॉबैक क्या है कि नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर चूंकि कन्वर्जन्स होती हैं, यही वजह है कि नॉन जेनरिक कलेक्शन आपके पास ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती बनिस्बत किसके, जेनरिक कलेक्शन के। क्यों, क्योंकि देखो सो इट इंक्लूड्स ओवरहेड ऑफ टाइप कन्वर्जन्स, क्योंकि इसमें वैल्यू टाइप से हमें रेफरेंस टाइप में बार बार कन्वर्जन्स करनी पड़ती है। ठीक है, देखो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाऊं, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू टाइप का, जिसके अंदर आपके पास इंट, कैर, फ्लोट ये सारे आ जाते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपके पास रेफरेंस टाइप, जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो देखो वैल्यू टाइप के अंदर कौन कौन सी टाइप आ जाती है, जिस तरह इंट हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, ठीक है, फिर कैर हो गया, फिर इसी तरह डबल हो गया। ठीक है, और रेफरेंस टाइप में हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जब भी अपने नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो वो किस टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो मैंने एरे लिस्ट का कोड किया था, ठीक है, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल यू। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा था, एल। तो अगर मैं एल डॉट एड करूँ तो मैंने आपको ऐड का मेथड दिखाया था कि ये देखो ये क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपके पास बेसिकली रेफरेंस टाइप है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं 10 डालता हूँ तो 10 क्या है, 10 आपके पास इंटीजर वैल्यू है।
तो इसका मतलब इंटीजर क्या है, वैल्यू टाइप है। इसका मतलब वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी कन्वर्जन की जाती है किस केस में, जब मैं नॉन जेनेरिक कोई भी लिस्ट यूज करता हूं। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो जब मैं वैल्यू टाइप को कन्वर्ट करता हूं अपने रेफरेंस टाइप के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बॉक्सिंग। ठीक है, मतलब जब भी मैं अपनी वैल्यू टाइप को कन्वर्ट करूंगा रेफरेंस टाइप के अंदर, मतलब जब भी मैं इंट फ्लोट कैर को कन्वर्ट करूंगा ऑब्जेक्ट टाइप में, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बॉक्सिंग। इसका मतलब नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर जब आप काम करते हो तो वहां पे ये बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन की जाती है। और याद रखना कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, एक तो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास बॉक्सिंग का और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास अनबॉक्सिंग का। भाई देखो बॉक्सिंग में क्या होता है, वैल्यू टाइप को जब मैं रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है बॉक्सिंग। लेकिन अगर मैं रेफरेंस टाइप को कन्वर्ट करता हूं वैल्यू टाइप में, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैल्यू टाइप को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा रेफरेंस टाइप में ऑब्जेक्ट टाइप में, तो इसको कहते हैं बॉक्सिंग। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट टाइप को दोबारा वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करूंगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, इट होल्ड्स एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट टाइप सो इट इंक्लूड्स ओवरहेड ऑफ टाइप कन्वर्जन। ओवरहेड ऑफ टाइप कन्वर्जन का मतलब कि इसके अंदर बहुत ज्यादा दफा हमें टाइप कन्वर्जन करनी पड़ती है, मतलब बॉक्सिंग करनी पड़ती है, वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप कन्वर्जन करनी पड़ती है, और ये कन्वर्जन हमारी परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है। देखो ये एक मेन पॉइंट है नॉन जेनरिक कलेक्शन का। लेकिन अगर मैं आ जाऊं जेनरिक कलेक्शन की बात करूं, तो इट रिड्यूस्ड ओवरहेड ऑफ टाइप कन्वर्जन। इसका मतलब ये आपके पास ये जो टाइप कन्वर्जन होती है इसका ओवरहेड कम से कम करता है। ठीक है, मतलब टाइप कन्वर्जन को रिड्यूस कर देता है ना होने के बराबर। ठीक है, देखो किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये जो हमने लिस्ट यूज किया था, ठीक है, ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट आपके पास जेनरिक कलेक्शन है। और मैंने क्या बताया था कि लिस्ट आपके पास टाइप सेफ होती है, मतलब जिस टाइप का डेटा आप यहाँ पे कह देते हो, ठीक है, उसी टाइप का डेटा आप यहाँ पे फिर प्रोवाइड करते हो। ठीक है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो आप एक चीज नोटिस करो, जब मैंने जेनरिक कलेक्शन बनाई थी तो मैंने क्या कहा कि भाई ये जो कलेक्शन है ये किस डेटा टाइप के साथ काम करेगी, इंटीजर डेटा टाइप के साथ काम करेगी। इसका मतलब अगर मैं इसका ऐड का मेथड आपको कॉल करवाऊं, ठीक है, देखो इसका ऐड का मेथड आपको दिखाओ, तो देखो ये क्या कह रहा है, इंट। सही है, मतलब ये इंट डेटा टाइप ही एक्सेप्ट करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई की हुई है, इसको टाइप सेव किया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 डालूं तो 10 तो है ही इंटीजर डेटा टाइप का। इसका मतलब इस केस में कोई भी आपके पास कन्वर्जन नहीं हो रही। तो इसका मतलब आपके पास जेनरिक कलेक्शन के अंदर टाइप कन्वर्जन नहीं की जाती, लेकिन नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप के अंदर कन्वर्जन की जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि जेनरिक कलेक्शन परफॉर्मेंस के लिहाज से ज्यादा बेहतर है किसके, आपके पास नॉन जेनरिक कलेक्शन के। ठीक है, सही, तो ये एक मेन पॉइंट है और एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे देखो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लूजली टाइप, मतलब नॉन जेनरिक कलेक्शन को लूजली टाइप भी कहा जाता है। क्यों लूजली टाइप कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट स्ट्रिंग हो सकता है, दूसरा एलिमेंट इंटीजर, तीसरा कैर, फिर चौथा फ्लोट, मतलब कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको लूजली टाइप कहा जाता है। लेकिन अगर मैं जेनरिक कलेक्शन की बात करूं तो देखो जेनरिक कलेक्शन को क्या कहा जा रहा है, दीज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्गली टाइप। स्ट्रॉन्गली टाइप क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, हम उस डेटा टाइप के अलावा कोई दूसरा डेटा नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तभी इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्गली टाइप। ठीक है, ये पॉइंट है, याद रखना। फिर इसके बाद नॉट टाइप सेफ, ये तो अभी हमने देखा कि आपके पास नॉन जेनरिक कलेक्शन टाइप सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हैं, स्ट्रिंग दूंगा एक्सेप्ट कर लेगा, इंटीजर दूंगा एक्सेप्ट कर लेगा, कैर दूंगा एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन जेनरिक कलेक्शन के साथ ऐसा नहीं है। जेनरिक कलेक्शन आपके पास टाइप सेफ होती है। ठीक है, मतलब जो टाइप आपने जेनरिक कलेक्शन बनाते हुए डिफाइन कर दी, अब चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, अगर स्ट्रिंग होगा तो उस कलेक्शन के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है। फिर इसके बाद नॉन जेनरिक कलेक्शन आपके पास सिक्योर नहीं होती। सिक्योर किस तरह से नहीं होती कि भाई फॉर एग्जांपल
अगर मैं एक ऐसी कलेक्शन बना रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही डेटा है, ठीक है, लेकिन नॉन जेनरिक कलेक्शन तो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करता है, इंटीजर भी एक्सेप्ट करता है, कैर फ्लोट सब कुछ एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब इस केस में आपके पास नॉन जेनरिक कलेक्शन सिक्योर नहीं है। लेकिन जेनरिक कलेक्शन आपके पास सिक्योर होती है। क्यों सिक्योर होती है? क्योंकि जो जिस डेटा टाइप का डेटा आप स्पेसिफाई करते हो ये सिर्फ उसी डेटा टाइप का डेटा आपसे लेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये ज्यादा सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी और डेटा टाइप का डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हो जेनरिक कलेक्शन के अंदर तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर चेकिंग की भी प्रोवाइड करता है, मतलब वो कंपाइल टाइम पे आपको एरर दिखा देगा, ठीक है, तो ये भी फीचर एक जेनरिक कलेक्शन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड नॉन जेनरिक कलेक्शन इन सी शार्प। क्लियर है यहाँ तक?